व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है, बस एक लास्ट चीज बच गई है, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो चलो हेडिंग डालो फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 7 यानी कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 17 खत्म हो जाएगा। और आप मान के चलो 90% चैप्टर यहां पर खत्म है। 10% इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ने के बाद आपको ग्रुप 18 पढ़ना होगा, दैट इज योर नोबल गैस फैमिली, विच इज वेरी इजी। हार्डली 2 या 3 लेक्चर बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से समझते हैं व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन, हेलोजन एक फैमिली है। हेलोजन क्या है? हेलोजन एक अकेला कोई एलिमेंट नहीं, इट इज अ फैमिली ऑफ, इट इज अ फैमिली। कौन सी फैमिली? ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स इंटर यानी आपस में, विच मीन्स दे रिएक्ट विथ ईच अदर। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर देते हैं। आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, आपके पूरी केमिस्ट्री में, कि एक ही ग्रुप के कुछ मेंबर्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो। जैसा आपने ये जरूर देखा होगा कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से आपने और कोई ऐसे ज्यादा कंपाउंड्स नहीं देखे होंगे। थोड़े बहुत ग्रुप 16 के अंदर भी आपको एक चीज देखने को मिलती है, लेकिन 15 में, 14 में, 13 में, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में ये पावर नहीं होता कि एक ही ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना ले। लेकिन ग्रुप 17 में ये चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है। तो यहां पर व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स? तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को आप लिखेंगे दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट हेलोजन्स with each other, ठीक है। अलग अलग हेलोजन्स आपस में कंबाइन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ कितने टाइप के हेलोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स 3 डैश, X, X 5 डैश एंड X, X 7 डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने टाइप के? 4 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? नाउ इन 4 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, दैट X, ये जो X होता है, इट इज अ लार्जर या लार्ज इन साइज हेलोजन। ये एक ऐसा हेलोजन होता है जिसका साइज बड़ा हो। एंड एक्स डैश क्या होता है? स्मॉल साइज हेलोजन, स्मॉल साइज हेलोजन। क्या है बात समझ में आ गई आपको? मतलब यहां वाले केस में एक्स डैश का साइज एक्स से छोटा होगा। यहां पर जो एक्स डैश है, इसके 3 एटम है, ये तीनों एक जैसे होंगे लेकिन इनका साइज एक्स से छोटा होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो एक्स होगा इट इज हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो आपका एक्स डैश होगा इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो एक्स, ये वाले जो हेलोजन होंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और ये जो छोटे हेलोजन होंगे, छोटे वाले हेलोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब यहां पर एक बात और समझते हैं। आपने देखा जैसे इस कंपाउंड को देखो, एक्स, एक्स डैश 7,
तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूं। यह है IF7, यहां पर क्या है IF7। तो यहां पर IF7 तो पॉसिबल है, IF7 का बनना तो यहां पर पॉसिबल है, बट ClF7 इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आपके सामने ये सवाल आएगा, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन से हेलोजेंस हैं जो ये टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ये टाइप के, ये टाइप के और ये टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। क्या सारे हेलोजन ये बना सकते हैं या सारे हेलोजन ये नहीं बना सकते? तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाल दिया कि IF7 तो पॉसिबल है लेकिन ClF7 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो, आयोडीन का साइज ऑब्वियसली बड़ा होता है, आयोडीन का साइज ऑब्वियसली बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो ये वाला जो मैंने पॉइंट दिखा था ये यहां पर फिट बैठ गया। दूसरा, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट भी वहां पर बैठ गया। तो आप लोगों को जब भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाने हो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा इस तरीके से बनाओगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? नाउ, तो इसका आंसर क्या होगा? बस इसका बेटा आंसर ये होगा, लार्जर द डिफरेंस। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? लार्जर द डिफरेंस बिटवीन रेडियस, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ x एंड x डैश, लार्जर will be the number of X dash in interhalogen compound, in interhalogen compound। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, एक बार जरा वापस से इसको ध्यान से देख लो। क्या बोला मैंने ये बोला कि आपके इस हेलोजन में और इस हेलोजन में जितना ज्यादा रेडियस का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एक्स डैश यानी छोटा वाला एटम यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो यहां पर आप देखो, हम लोग सब ये बात जानते हैं दैट आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। दिस इज द साइज, ये आपका साइज है। तो आप यहां पर देखो, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, मतलब इन दोनों के रेडियस में जमीन आसमान का फर्क है। इस वजह से एक आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़ गए। लेकिन यहां पर ClF7 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटू है और फ्लोरीन का साइज उससे थोड़ा सा छोटू है। तो क्लोरीन छोटू एटम बहुत सारे छोटू छोटू फ्लोरीन को नहीं संभाल पाएगा। क्या यह बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, पहले इतना सारा स्क्रीनशॉट ले लो, जरा इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूं। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, देखो कैसे इसको समझते हैं मैं आपको बताता हूं। तो बेसिक बातें तो आप लोगों ने देख ली, इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जरा हम लोग एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास में यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन कुछ इतना बड़ा होगा, दिस इज क्लोरीन, और फ्लोरीन कुछ इतना बड़ा होगा। अब आप खुद इमेजिन करो, क्या ये छोटा सा क्लोरीन जिसका साइज छोटा है, मतलब इसका ज्यादा सरफेस एरिया भी नहीं होगा, इसका अकेले का सरफेस भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्या इसके पास आप लोग 7 फ्लोरीन लगा पाओगे? नहीं। यहां पर आप देखो, इसके पास में जगह ही नहीं बची। तो यहां पर छोटा साइज होने की वजह से दिक्कत होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में आयोडीन है, तो आप देखो आयोडीन एटम का साइज बड़ा है। तो इस आयोडीन एटम के पास 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन देखो कितने आराम से लग गए, समझ गए? तो एक बेसिक सा रफ आइडिया आपके दिमाग में रखो कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं और कैसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब एक बात समझो, ये जो x डैश है, यानी इस बड़े हेलोजन के साथ में सिर्फ एक ही छोटा हेलोजन है, और यहां पर ये x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इस x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बस ये दो बातें ध्यान रखना। अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं। अभी मैं टेबल में आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा जैसे एनसीईआरटी में दे रखी है,
जब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अभी देखते हैं कि कितने सारे पॉसिबल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो अपन वो देखें, फिर आगे चलेंगे। जल्दी किसको है? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, किसी की शादी में तो जाना नहीं है, घर पे ही रहना भैया। तो भैया घर पे रहो, मजे करो, पढ़ाई करो। घर पे कब तक रहेंगे, बाहर जाना है मेरे को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, फ्लोरीन सबके पापा। भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबके पापा, सबसे हाईएस्ट और साइज में सबसे पिद्दू। लेकिन यहां पर इंटर हेलोजन कंपाउंड में ये वाला जो X है, ये वाला जो X है, इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, इसकी दो ही कंडीशन है। क्या कंडीशन की? पहले X का साइज बड़ा होना चाहिए, किसके मुकाबले? एस कंपेयर्ड टू एक्स डैश। दूसरा, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, एस कंपेयर्ड टू एक्स डैश। यानी जिसके साथ ये जुड़ रहा है उसका। लेकिन यहां तो फ्लोरीन के साथ तो गड़बड़ है, ना तो फ्लोरीन का साइज इन सब से छोटा है, तो ये पहला केस तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा देखो। और दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो ये केस भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा। मतलब फ्लोरीन का कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्लोरीन किसी भी प्रकार का इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए क्लोरीन की तरफ चलते हैं। अब आप देखो, क्लोरीन, क्लोरीन से छोटा साइज में सिर्फ फ्लोरीन है, और क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन के पास जाकर ClF बना सकता है। सिमिलरली ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ BrF बना सकता है, और आयोडीन फ्लोरीन के साथ IF बना सकता है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल माना जाता है। ये अनस्टेबल इसलिए माना जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा एटम और एक बहुत छोटा एटम, तो इसके बीच का बॉन्ड वैसे भी अनस्टेबल ही माना जाता है। ये रूम टेम्परेचर पर नहीं एग्जिस्ट करता, ये बनते ही टूट जाता है, इसलिए इसको सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा जाता है। मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा, बस अभी इतना ध्यान रखो। अच्छा भाई, ब्रोमीन के कंपैरिजन में तो क्लोरीन भी छोटा है भाई, और ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, तो ये केस भी पॉसिबल है। आयोडीन से छोटा ब्रोमीन है साइज में, और आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ब्रोमीन की, तो ये भी पॉसिबल है। और आयोडीन से छोटा क्लोरीन भी है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम भी है। मतलब ये तो सारे केसेस फॉलो हो रहे, तो इतने कंपाउंड्स बन जाएंगे। आगे चलते हैं। नाउ क्लोरीन की अगर बात करें तो ClF3 भी यहां पर आपको मिलता है, ClF3 आपको मिलता है। यहां पर आपको सिर्फ BrF3 मिलेगा, यहां BrCl3 नहीं मिल पाता। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां पर आपको BrCl3 नहीं मिल पाएगा। वो इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताई है ये बात, इन दोनों के रेडियस रेशियो में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन को अगर कंपेयर करें तो दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। क्लोरीन और ब्रोमीन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक ब्रोमीन पर 3 क्लोरीन अटैच नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर आपको IF3 डेफिनेटली मिलेगा, और आपको यहां पर ICl3 जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ICl3 कभी स्टेबल नहीं होता, यह हमेशा डाइमराइज हो जाता है। ICl3 हमेशा क्या बना लेता है? डाइमर बना लेता है। तो ये डाइमर बन के क्या दिखेगा आपको? I2Cl6। तो आप ये याद करेंगे, एक तो ये याद करेंगे और एक ये याद करेंगे। तो यहां पर ये पॉसिबल केसेस हो गए, देख लो इनको, यहां पर ये पॉसिबल केस हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा आगे चलते हैं। क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन के साइज में काफी डिफरेंस है, Cl5 बनता है, थोड़ा अनस्टेबल होगा लेकिन बनेगा। BrF5 भी बनेगा और IF5 भी बनेगा, नो डाउट, नो डाउट ये बनेगा। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन ये कंपाउंड नहीं बना सकता, ब्रोमीन ये कंपाउंड नहीं बना सकता, सिर्फ आयोडीन IF7 बना सकता है, क्योंकि इनके साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बस, तो इतने सारे आपके पॉसिबल कंपाउंड इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कोई दिक्कत? मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बात कर रहे हैं एक्स की, तो यहां पर एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पर +3, यहां पर +5 और यहां पर +7, आप लोग देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इतने टाइप के पॉसिबल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और आप लोगों को इन्हीं के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़नी है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जब कभी भी आप इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, जब कभी भी आप इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, आप हमेशा प्रेफर करेंगे हेलोजन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी आप यहां पर X को प्रीफर करेंगे, ना कि X डैश को। मतलब यहां पर अगर मुझे नाम देना है तो मैं क्लोरीन प्रीफर करूंगा, यहां पर मुझे नाम देना है तो मैं ब्रोमीन प्रीफर करूंगा, यहां पर मुझे नाम देना है तो मैं आयोडीन प्रीफर करूंगा। आई विल ऑलवेज प्रीफर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो हमेशा ध्यान रखना, इस कंपाउंड को बोला जाएगा क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ना कि फ्लोरीन मोनोक्लोराइड। यह नाम सही होगा, यह नाम गलत होगा अगर आप ऐसा लिखेंगे दैट फ्लोरीन मोनोक्लोराइड। तो आप बोलोगे गलत क्या है, बात तो सेम ही है, लेकिन यह नाम गलत होगा, यह नाम सही होगा, क्योंकि आप किसको प्रीफर करेंगे? जो बड़ा है, जो साइज में बड़ा है आप उसको प्रीफर करेंगे, जो साइज में छोटा है उसको आपको प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन मोनोब्रोमाइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, डाइआयोडीन हेक्साफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, sorry, this is diiodine hexachloride, this is iodine pentafluoride, iodine hepta, HEPT है, हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। दिस इज वेरी इजी, दिस इज अ चोमू टाइप ऑफ थिंग विच आई एम टेलिंग यू, बट आप इसको जरा देख लीजिए, फटाफट नोट करो, लाड़ लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतने टाइप के पॉसिबल हेलोजन्स अपने पास में अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देता हूं। हम अगर एनसीईआरटी उठाकर देखें तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप के हेलोजन के साथ रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाने की प्रोसेस दे रखी है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। मैं आपको 2-3 तरीके की चीजें सिखा देता हूं, यू नेवर नो कब क्या आ जाए। तो हेडिंग डाले, लाडले बच्चों, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डायरेक्ट मेथड। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? देखो यहां पर डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है अगर आप आयोडीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करते हैं, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं फ्लोरीन एक्सेस में, तो ये डायरेक्ट रिएक्ट करके 5 2 10 यानी 2IF5 बना सकते हैं, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। या अगर आप यहां पर आयोडीन के साथ 3 फ्लोरीन का रिएक्शन करो तो ये 3 मोल्स ऑफ 3 2 6 नहीं, तो ये 2 मोल्स ऑफ IF3 बना सकता है, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड। अगर आप यहां पर आयोडीन के साथ फ्लोरीन का रिएक्शन करो और यहां पर आप फ्लोरीन को लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोवाइड करो तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ IF बन सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब टेक्निक समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ब्रोमीन है, अगर आप ब्रोमीन के साथ में 5 मोल्स ऑफ फ्लोरीन को रिएक्ट कर दो, अगेन यहां पर फ्लोरीन कैसा है? एक्सेस में है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। अगर आप यहां पर ब्रोमीन के साथ में
3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन की रिएक्शन करो। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, इट इज डाइल्यूटेड विद वाटर, यानी थोड़ा सा यहां पर आपको इस ब्रोमीन को डाइल्यूट करना पड़ेगा वाटर के साथ। इस रिएक्शन में आपको फ्लोरीन को पानी के साथ मिलाना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन करेगा। लेकिन ये आपको क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ BrF3 बनाकर दे देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए आपके पास में क्लोरीन है, Cl2 की रिएक्शन आप 3F2 के साथ कर रहे हो एक्सेस में, तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ ClF3 मिल जाएगा। अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कर रहे हो लिमिटेड क्वांटिटी, तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ ClF मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास में डायरेक्ट मेथड है, अगर इस प्रकार आपके पास में डायरेक्ट मेथड है, तो यार गाइस आप डायरेक्ट मेथड के अंदर बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? आगे बढ़े। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बहुत सारी लिख दी है, जो आपकी इच्छा हुआ वो लिख सकते हो। अच्छा, एक जगह मैं आपको बता दूं, 473 केल्विन्स यानी लगभग 200 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आपको हीट करना पड़ेगा, और 573 लगभग यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसको हीट करना पड़ेगा, तो आपको आपकी रिएक्शन मिल जाएगी। बट दैट इज ओके। ये हो गई गाइस आपकी डायरेक्ट मेथड। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करके नोट करो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर जरा आगे चलते हैं। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट मेथड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मेथड के अंदर क्या है, अगर आप एक ऐसे हेलोजन कंपाउंड को लो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और उसकी रिएक्शन करा दो एक ऐसे हेलोजन के साथ जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। फ्रॉम इंटर हेलोजन कंपाउंड, यानी आपको यहां पर इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाने के लिए इंटर हेलोजन कंपाउंड की ही जरूरत है। सो फ्रॉम इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब यहां पर मुझे एक ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसमें जो मेजर आपका हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर ClF3 है, या मेरे पास में यहाँ पर ClF5 है। अब यहां पर आप देखो, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ फ्लोरीन की है, तो यहां पर मैं इसका ट्रीटमेंट फ्लोरीन के साथ करवा सकता हूं। तो यहां पर हो गया हमारी बात ठीक है ना? हमको क्या करना है, एक ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड को चूज करना है जिसके अंदर जो आपका मेन हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस हेलोजन से कम होनी चाहिए जिसके साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो। तो यहां पर क्लोरीन आपका मेजर हेलोजन है इस इंटर हेलोजन कंपाउंड में, इसकी रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ करा रहे हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो ये बन जाएगा ClF5। समझ में आ रही है बात आपको? और यहां पर ClF लेना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन F2 के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा ClF3। अगर मान लीजिए आपके पास में IF5 है और आप उसका ट्रीटमेंट F2 के साथ कर रहे हो, तो यहां बन जाएगा IF7। तो इस टाइप से आप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके भी आप लोग बड़े आराम से अलग टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बना सकते हो। ठीक है। सिमिलरली BrF3 आपके पास में, अगर आपके पास में BrF3 है तो BrF3 का ट्रीटमेंट आप F2 के साथ कर दो। यहां पर भी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो यहां बन जाएगा BrF5। लेकिन इस रिएक्शन में आप एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर सारे के सारे गमा के लेकर गते चले, नहीं, ये नहीं। यहां पर सारे कंपाउंड फ्लोराइड्स फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेथड है तो आप स्टार बना के लिख लेंगे, इसीलिए ये NCERT के अंदर नहीं दी हुई है, क्योंकि दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर interhalogen compounds, is used only for interhalogen compounds having fluorine। यानी आप यहां पर फ्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड बनाने के लिए ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ में आई क्या बात? मेरे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई? श्योर है हम लोग 100%? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फटाफट से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, शेप्स डिस्कस करते हैं और इस ससुर के नाती को खत्म कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लो। चलो गाइस, तो कैमरा हमारा सब लिखेंगे, रिप कैमरा, रिप कमीना, कैमरा कमीना, कैमरा कुत्ता,
बार बार बंद हो जाता है। मैंने बहुत सारा शूट कर दिया, फिर पता चला कैमरा बंद हो गया। क्या करूं मैं, क्या करूं, इसका मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूं इससे। प्रॉपर्टीज, अब हम लोग यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था, हाँ, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात श्योरली बता दूं कि यहां पर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, क्या प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम्स जेई नीट में पूछी जाती है। सिंपल इंटर हैलोजन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनका शेप, ज्योमेट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका शेप, कि कौन से हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड का कौन सा शेप होगा। सर ये तो टफ लग रहा है, बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन मैं सिखाऊंगा, मैं किस लिए हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो। और दूसरी प्रॉपर्टी इनकी रिएक्टिविटीज, इनफैक्ट रिएक्टिविटीज में भी सिर्फ कंपैरिजन, नॉर्मल हेलोजन का एक तो आपस में कंपैरिजन और नॉर्मल हेलोजन का इस इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ कंपैरिजन, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखेंगे their physical state at room temperature, यानी रूम टेम्परेचर पे किसका क्या फिजिकल स्टेट होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बात करना x डैश की। अब यहां पर आप देखो प्यारे बच्चों, x डैश कितने टाइप के आपके पास में अवेलेबल है। एक आपके पास में CLF होगा, एक आपके पास में BRF होगा, एक आपके पास में IF होगा, फिर एक आपके पास में BRCL होगा, फिर एक आपके पास में ICL होगा, और फिर एक आपके पास में IBR होगा। बेसिकली इतने टाइप के सारे अवेलेबल होते हैं, आप लोग जानते हो। ऑल दीज आर द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अगर हम बात करें क्लोरीन फ्लोराइड की, नहीं सॉरी, हाँ, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की, तो इट इज बेसिकली अ कलरलेस गैस, इट इज बेसिकली अ कलरलेस गैस। लेकिन ब्रोमीन का कलर लगभग रेडिश ब्राउन के आसपास होता है, इसलिए आपको ये गैस भी कुछ ब्राउन कलर की गैस दिखेगी। आयोडीन बहुत बड़ा और फ्लोरीन सबसे छोटा, इसलिए ये IF मोनोहेलाइड फॉर्म में हमेशा अनस्टेबल पाया जाता है। आयोडीन के साथ फ्लोरीन तभी स्टेबल होगा जब फ्लोरीन का नंबर ज्यादा होगा, 3, 5 और 7, लेकिन यहां पर ये अनस्टेबल होता है। इसलिए आप लोग इसे सिर्फ डिटेक्ट कर पाओगे, डिटेक्ट ओनली फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। आप इसे सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से डिटेक्ट कर पाओगे। बहुत अनस्टेबल होगा, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए बनेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो आपने देखा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आयोडीन के साथ किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। BRCL की बात करें तो समवॉट गैसियस स्टेट होता है और ये कलरलेस देखी जाती है। यहां पर ICL के बेटा 2 एलोट्रोपिक फॉर्म मिलते हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। और बेटा आप लोग अभी तक इतना ये समझ ही चुके हो कि ये कब मिलते हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में हो। तो डेफिनेटली ICL भी सॉलिड है, अल्फा फॉर्म भी सॉलिड है और बीटा फॉर्म भी सॉलिड है। अल्फा फॉर्म की बात करें तो कुछ इसका कलर रूबी रेड होता है, रूबी रेड। अगर आपने किसी पर्सन के इस हाथ में एक अंगूठी देखी हो जिसको माणिक बोला जाता है, लाल कलर का होता है, उसका रूबी रेड बोलते हैं। और बीटा फॉर्म का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रेड होता है, थोड़ा सा ब्राउन रेड होता है। तो यहां पर अगर आपके पास में ICL है तो ICL आपको 2 तरीके का दिखेगा, ठीक है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। एंड आयोडीन ब्रोमाइड की बात करें तो आयोडीन का कलर थोड़ा सा वॉयलेट होता है और ब्रोमीन का कलर कुछ रेडिश ब्राउन होता है। तो वॉयलेट और ब्राउन मिलकर ये कुछ ब्लैक कलर का सॉलिड बना लेते हैं, इट इज समवॉट ब्लैक कलर्ड सॉलिड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ आपके पास में फिजिकल स्टेट अवेलेबल हो गया, CLF, BRF, IF, BRCL, ICL, IBR का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको मिटा के हम लोग आगे चल सकें। चलो इसको रब करें रब। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी नजर में होनी चाहिए, कैसा है, कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं है। और जेई नीट के लिए इफ यू डोंट वांट आप मत ही याद करो तो भी चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। CLF3
BrF3, IF3, ICl3। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने आपको यही सारे सिखाए थे? जी हां सर, आपने हमको यही सारे सिखाए थे, आपने हमको यही सारे सिखाए थे और यही सारे अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखो, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन अगेन एक टाइप की फ्लोरीन के साथ कलरलेस गैस बनाती हुई आ रही है, शुरू से हम देख रहे हैं। यहां पर ये कुछ येलोइश कलर का, एक येलोइश कलर का लिक्विड होता है ये, और आयोडीन के साथ फ्लोरीन एक येलो कलर का सॉलिड बनाता है। वहीं पर ICl एक ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, इट इज एन ऑरेंज कलर सॉलिड। तो ये इनकी कुछ फिजिकल स्टेट हो गई। आप लोगों को एक कॉपी पेन उठाकर आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं X5 के बारे में बात करता हूं। तो प्यारे बच्चों, X5 में आपको क्या मिलेगा? एक आपको मिलेगा ClF5, BrF5 और IF5। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज यूजुअली अ गैस। कैसी गैस? एक कलरलेस गैस। बट जब टेम्परेचर आप बिलो कर दो 77 केल्विन, इट बिकम्स सॉलिड। अरे बहुत सीधी सी बात है, सभी इतने कम टेम्परेचर पे तो सभी सॉलिड बन जाते हैं। बाकी ये क्या है? कलरलेस गैस। ये क्या है? कलरलेस गैस। मतलब अब तो लफड़ा बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर याद करने लायक, अब सब कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा है, ये आपको गैस की जगह ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। थोड़ा सा आपको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की क्योंकि अपन बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा भूल गया था, भावनाओं में बह गया था, मैं 300 केल्विन के ऊपर चला गया था। लेकिन यहां पर ये लोग आपको क्या मिलेंगे? गैस नहीं, लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, लास्ट अपन लोग बात कर लेते हैं X7 की, जो कि सिर्फ एक ही टाइप का बनाता है, IF7। और कुछ नहीं याद करना इसमें, इट इज अ कलरलेस गैस। ये गैस होता है। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल स्टेट होगा, इनके कलर होगा एट रूम टेम्परेचर पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वेरी इजी, स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, चलो अब गाइस आने वाला है, ये तो बकवास चीज थी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत डेंजरस चीज, जो आप लोगों को अगर आ गई, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आ जाएगी, इतने वोट भी नहीं हम लोग की नहीं आए, लेकिन अगर ये आ गया तो मजा आ जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द शेप एंड ज्योमेट्री। हम लोग क्या करने वाले हैं? शेप एंड ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले इंटेलिजेंट कंपाउंड्स की। लेकिन सर इतने सारे इंटेलिजेंट कंपाउंड से कैसे डिस्कस करेंगे? कुछ नहीं करना है, मैं जनरली सिखा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? X की। प्यारे बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता करना है, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती है, तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक जो आपको यूज करनी है, ये वाला आपका हेलोजन मेजर हेलोजन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो आपको फॉर्मूला क्या बनाना है? वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल किसके? X के। ठीक है, प्लस X डैश के कितने एटम में? 1। और ये X डैश इस X के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। भाई आप लोग जानते हो ना, ये X के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और जब X डैश आएगा तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो प्लस नंबर ऑफ X डैश एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय X डैश। X डैश कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बोला मैंने? X के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7।
एक्स डैश के कितने एटम, एक, और एक्स डैश इस एक्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मात्र एक, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी 8/2, यानी क्या वैल्यू आ गई 4। सो देयरफॉर 4 आपको वैल्यू आ गई। नाउ एक्स और एक्स डैश के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, 1, सो दैट इज 1 बॉन्ड बन रहा है, इसलिए 1 बॉन्ड पेयर हो गया, प्लस यानी 4 यहां पर क्या आ गए आपके, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, किस पर, इस एक्स पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक बॉन्ड पेयर है जो इन दोनों एलोजेंस के बीच में बन रहा है, बाकी के 3 क्या होंगे, आपके लोन पेयर। और जब आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तब ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखिएगा हमेशा होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री हमेशा बन जाती है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर तो क्योंकि एक ही एटम है तो यहां पर ज्योमेट्री भले कुछ भी हो, शेप चेंज होके हो जाएगा लीनियर। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये आपका x, ये x और ये x डैश के बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो ये तुम्हारा लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। और इस x के पास बाकी बचे हुए 1, 2 और 3 लोन पेयर हो गए, तो ये इसका लीनियर शेप हो गया। और ये आपका x डैश का शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई और शेप हो गया। इस प्रकार आपको निकलना है। अब यहां पर ClF हो, BrF हो, IF हो, BrCl हो, ICl हो या IBr हो, सबका एक जैसा होगा, कोई फर्क नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। क्या ये ट्रिक समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब तो फोड़ के रख देंगे सर, अब तो इसकी वाट लगा देंगे सर, हम लोग फोड़ के रख देंगे, इस टॉपिक को पूरा बर्बाद करके फेंक देंगे। ये सब फेंकेंगे दूर, किसी को हद नहीं है। x3 डैश, चलिए x के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों बताओ मुझे, 7, प्लस इस x डैश से कितने एटम, 3, और एक x डैश एक x के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। इस 1 का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन x डैश एंड x। तो एक x डैश और x के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए 1। तो 7 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7 और 3 10, 10/2 यानी कि 5। यानी यहां पर कितने बॉन्ड पेयर हो गए, सॉरी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, 5। लेकिन आप देखो यहां पर एक x के साथ 3 हेलोजन जुड़ रहे हैं, मतलब 3 बॉन्ड पेयर। तो यहां पर 3 तो क्या हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड्स बनाएंगे, और बचे हुए 2 यहां पर क्या हो जाएंगे आपके पास में, लोन पेयर। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं या जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो sp3 आप गिन लो ना, sp3 तो एक s का और 3 p के हो गया ना 4। यानी जब sp3 बनेगा हाइब्रिडाइजेशन तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। अब जब यहां पे 5 हो गए तो क्या हो जाएगा नाम हाइब्रिडाइजेशन का, एक और ऑर्बिटल बढ़ा दो भाई, 3s और एक p 4 और एक d लगा दो, 5 बॉन्ड पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। लेकिन sp3d के बाद जो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल या 4 वो बन जाएंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सॉरी, इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन यहां पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री कब होगी, जब 5 बॉन्ड पेयर हो। लेकिन यहां पर लोन पेयर होने की वजह से, VSEPR थ्योरी की वजह से शेप इसका बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा बेंट टी शेप्ड। कारण मैं आपको बताता हूं, एक x के साथ एक x डैश यहां, एक x डैश यहां, एक x डैश यहां, और यहां पर ये 2 लोन पेयर,
तो लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसलिए ये जो एक्स है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा, इसलिए ये टी शेप भी ना दिखते हुए आपको बेंट टी शेप दिखेगा, यानी टी कुछ ऐसा एरो जैसा टी बना हुआ है, समझ गए? तो इसको क्या बोलेंगे? बेंट टी शेप। तो जब कभी भी आपके पास में x3 टाइप का कोई कंपाउंड आए, बिना सोचे समझे धुम क्या करना है? धुम कर देना है, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं x5 की। सो तीसरा क्या हो गया आपका? x5। अब यहां पर देखो सीधा सा गणित है, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ये x' कितने एटम है? 5। एक एटम, एक हेलोजन इस बड़े हेलोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बाय 2, तो ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। भाई sp3d2 बॉन्ड पेयर कितने? 5, क्योंकि 5 हेलोजन जुड़ रहे हैं। तो लोन पेयर कितने? एक लोन पेयर। अब लोन पेयर यहां कितना बचा? एक बचा, ठीक है? इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहां पर एक लोन पेयर होने की वजह से, यहां पर एक लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, लेकिन शेप आपको यहां पर मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसे होगा चलो मैं आपको बताता हूं, पहले स्क्वायर बनाओ। तो x लिया, x डैश x डैश x डैश x डैश, ये तुम्हारा स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया स्क्वायर। अब एक बनेगा पिरामिड, तो x डैश एक यहां आ जाएगा। अब जब आप इसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये ऊपर की ओर पिरामिड निकला हुआ दिखेगा। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, और ये एक लोन पेयर यहां पर आप एडजस्ट कर देंगे, तो दिस इज योर लोन पेयर। तो ये आपके x5 का शेप हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है? कोई दिक्कत? तो अब जितने x5 के आपको मिले वो क्या हो जाएंगे? आपके स्क्वायर पिरामिडल। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ऑल राइट मेरे गुलगुलो, चलिए तो ये भी हो गया। अरे वाह। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओ माय गॉड, तेरी ऐसे की तरह से जल्दी पड़ा, हमारा टाइम मत वेस्ट कर। दैट इज x7 यानी ये सिर्फ और सिर्फ IF7 की बात चल रही है। चलो देख लेते हैं, x के कितने वैलेंस एटम? 7 x डैश, एक का कंट्रीब्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 7 7 14, 14/2 7। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन यहां पर आप देखो एक आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, सो देयरफॉर यहां पर सातों के सातों बॉन्ड पेयर होंगे एंड देयर विल बी 0 लोन पेयर। अब यहां वाले केस में अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d3 हो जाएगा, 3 3 6 और एक साथ 7 बॉन्ड पेयर हो गए। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी ये है, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेगी, कारण देयर इज नो लोन पेयर। जब लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री अलग हो जाती है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चलती है और शेप ओरिजिनल मॉलिक्यूल के साथ चलता है। तो यहां पर ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, द शेप विल बिकम पेंटागोन। यानी आपको एक पेंटागोन बनाना पड़ेगा, आपको एक पेंटागोन बनाना पड़ेगा। तो पेंटागोन में बनेंगे 5, पेंटागोन में बनेंगे 5 और 2, हाँ तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पहले हमने ठीक लिखा था। अब देखो कैसे बनेगा, मैं आपको सिखा देता हूं। ये एक्स बनाया, पहले इसके आसपास बनाओ पेंटागन, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया तुम्हारा पेंटागन। यहां पर लगा दो एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश और बाय पिरामिडल। तो बाय पिरामिडल में क्या करना पड़ेगा, एक आपको लगाना पड़ेगा एक्स डैश यहां पर और एक एक्स डैश यहां पर।
तो यहां पर आप देख सकेंगे कि दो पिरामिड बन रहे हैं, एक पिरामिड ऊपर की ओर जा रहा है, एक पिरामिड नीचे की ओर जा रहा है। दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, यानी दो पिरामिड ऐसे ऊपर टेंट हाउस की तरह लग गए। ठीक है, तो ये आपके IF7 का शेप हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पर हमारे शेप की बात खत्म होती है और यहां पर हमारा टॉपिक भी ऑलमोस्ट खत्म होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट वी कैन मूव। ठीक है, चलो अब मैं कुछ पॉइंट वाइज आपको जनरल बची हुई प्रॉपर्टीज और लिखवा देता हूं और हमारा ये टॉपिक खत्म करवा देता हूं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज और लिखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, भाई पहली प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी शेप्स एंड ज्योमेट्री, तीसरी प्रॉपर्टी दैट ऑल एक्स, या ऐसा लिखना चाहिए ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। सभी का नेचर कैसा होता है? कोवेलेंट नेचर होता है। चौथी प्रॉपर्टी ऑल ऑफ देम आर डायमैग्नेटिक, यानी इनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होते। दे आर बैड बैड कंडक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दे डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट शो एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक बिहेवियर इनके द्वारा शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, पांचवी बात, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलवेज इन बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of their parent halogen, of their parent halogen। भैया ये दो हेलोजन से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें ClF की, तो ClF का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्लोरीन के और फ्लोरीन के मेल्टिंग पॉइंट के बीच में कहीं पर होगा। एक इमेजिन करते हैं कि फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट 77 केल्विन है और क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट 85 केल्विन है। तो इन दोनों के बीच का मेल्टिंग पॉइंट के आसपास कुछ इसका होगा लाइक 84 केल्विन या 83 केल्विन। समझ गए बात को? समवेयर इन बिटवीन। आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको बस ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, छठी बात, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, दैट इज X dash are always more reactive, X dash सारे ही बोल रहा हूं ना, तो highly reactive, that is they are more reactive, they are always more reactive than chlorine, bromine and iodine, but नॉट देन फ्लोरीन। अब इस स्टेटमेंट पर फोकस करो, यही तुम्हारा लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी। यहां पर आपसे पूछा जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोरीन के बाद तुम्हारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, फिर तुम्हारा क्लोरीन, फिर तुम्हारा ब्रोमीन और सबसे कम तुम्हारा आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना। अब सवाल मन में आया होगा कि सर ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो फ्लोरीन की बॉन्ड सबसे वीक होती है। फ्लोरीन एटम की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे लीस्ट होती है, मतलब इनका फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। फिर इंटरहेलोजन कंपाउंड की भी वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है एंड हैव अ वीक बॉन्ड, यानी इनके बीच में भी बॉन्ड कैसा होता है? काफी वीक बॉन्ड होता है, मतलब वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। किनके मुकाबले? एज कंपेयर्ड टू हेलोजन्स, एज कंपेयर्ड टू दीज हेलोजन्स।
क्योंकि इनका बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। समझ में आ गया बिड़ू लोग? मेरे प्यारे प्यारे चसपुस बच्चों, समझ में आ गया क्या? छोटो प्यारे प्यारे गुलगुलो, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लास्ट पॉइंट इज देयर हाइड्रोलिसिस, एक जनरल रिएक्शन बता देता हूं। 7th पॉइंट इज देयर हाइड्रोलिसिस, कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जो हाइड्रोलिसिस आता है वो मैं डिस्कस कराता हूं। अगर आप एक्स डैश का ट्रीटमेंट पानी के साथ करते हो तो ये जो एक्स डैश है, ये जो तुम्हारा स्मॉल हेलोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हेलिक एसिड बना लेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड ये बना लेगा, और फिर दूसरा वाला क्या बना लेगा? HOX। क्या बना लेगा? HOX यानी कि हेलस एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये इस प्रकार रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपके पास में XX डैश है, XX3 डैश है, XX5 डैश है, XX7 डैश है, तब यहां पर इन सब के अंदर HX तो सबके अंदर बनेगा, HX तो सबके अंदर बनेगा, लेकिन इसके अंदर क्या बनेगा? हाइपो हेलस एसिड बनेगा, हाइपोहेलस एसिड बनेगा, इसके अंदर हेलस बनेगा, इसके अंदर हेलिक बनेगा, और इसके अंदर पर हेलिक बनेगा। समझ गए? पर हेलिक का मतलब याद है क्या सिखाया था? HOX3, HOX2, HOX, ठीक है ना? सॉरी, HOXO3, HOXO2, HOXO, और यहां पर क्या बनेगा? HOX। तो ये इस प्रकार से आपको कंपाउंड बनाकर देगा। सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, दैट्स इट। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? बस मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 6 बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर है भाई? फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी कम होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, ग्रुप 17 कंप्लीट फिनिश। अब बाकी की बात ग्रुप 18 हम लोग नए चैप्टर नए प्लेलिस्ट बनाकर नए वीडियो में करेंगे। कोशिश करेंगे 2 वीडियोस में निपटा देने की, 2 में खत्म कर दूंगा 2 वीडियोस में, और फिर देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ग्रुप 17 भी पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, जल्दी से खत्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और सायोनारा मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो।